हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे। तो और ये है आपका लेक्चर नंबर 37। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, स्थानीय एवं व्यापक प्रदूषण के बारे में बताते हुए पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ये आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। स्थानीय एवं व्यापक पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का संबंध व्यक्ति में पर्यावरण के बारे में ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिवृत्ति, मूल्य निर्माण तथा चेतना विकसित करने से है। यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा का संबंध किससे किससे है? ज्ञान से है, अवबोध से है, कौशल से है, अभिवृत्ति से है और मूल्य निर्धारण या चेतना विकसित करने से है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। जो भी उद्देश्य हैं पर्यावरण शिक्षा के और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ें मूल आवश्यक हैं, वो हैं पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ। किस पाठ्यक्रम का यूज हो रहा है, किस शिक्षण विधियों का यूज हो रहा है, ये पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करती हैं। और पर्यावरण दो स्तर पर महत्वपूर्ण होता है, स्थानीय स्तर पर और व्यापक स्तर पर। स्थानीय पर्यावरण के अंतर्गत बालक के घर, विद्यालय के आसपास से जुड़े संसाधन सम्मिलित हैं। यहाँ पर पर्यावरण दो स्तर में महत्वपूर्ण है। पहला स्थानीय स्तर पर और दूसरा व्यापक स्तर पर। स्थानीय स्तर पर बालक का घर, विद्यालय और आसपास के जुड़े संसाधन सम्मिलित हैं और इसके तहत सामग्री तथा व्यक्ति दोनों अवयव महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से इसके अंतर्गत जो भी सामग्रियां आ रही हैं या जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे स्थानीय कारखाने, गौशाला, मुर्गी पालन केंद्र, चिड़ियाघर इत्यादि ऐसे साधन हैं जिससे बालक पर्यावरण के बारे में प्राथमिक कोटि के अनुभव प्राप्त करता है। दोस्तों, प्राथमिक यहाँ पर हम देखेंगे स्थानीय स्तर के अंतर्गत अगर हम देखें तो अगर बालक का घर, विद्यालय और आसपास से जुड़े संसाधन आते हैं तो आसपास से जुड़े संसाधनों में हम देखें तो स्थानीय कारखाने आ सकते हैं, गौशाला, मुर्गी पालन केंद्र और चिड़ियाघर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो व्यक्ति के रूप में डॉक्टर, डाकिया, अन्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति जिनका पर्यावरण से सीधा संबंध, इनके द्वारा विद्यार्थियों के इन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा उनकी परेशानियों का आभास होता है। और हम देखें तो व्यक्ति के रूप में जो डॉक्टर है या जो डाकिया है या अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, वो पर्यावरण से सीधा संबंध रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण इन्हें भी प्रभावित करता है सीधे तौर पर, चाहे वो डाकिया हो या फिर डॉक्टर हो। तो इनके द्वारा विद्यार्थियों को इन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्य तथा उनकी परेशानियों का आभास होता है। तो किस तरह से पर्यावरण व्यक्ति में डॉक्टर या डाकिया या फिर जो भी व्यवसाय से जुड़े लोग हो, चाहे वो इंजीनियर हो या फिर कृषि कार्य से संबंधित किसान हो, वो भी पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इससे वे समुदाय शिक्षा तथा स्थानीय पर्यावरण उनमें उत्पन्न विकृतियों का सीधा परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी उसके आसपास के लोग हैं, जो अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ एक छात्र की शिक्षा की बात करें तो वो इन सब चीज़ों से अपने समुदाय के साथ उनके बीच उपलब्ध संबंधों का भी अध्ययन करता है। स्थानीय कारखानों का समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव का इसी अंतर्गत आते हैं। स्थानीय कारखानों का जो समुदाय है और उन पर जो प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसी स्थानीय पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थानीय पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जो आसपास होती हैं और उसमें व्यक्ति किसी न किसी रूप से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एक बालक का घर और उसका विद्यालय, उसके आसपास की चीज़ें जो सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं व्यवसाय के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, वो स्थानीय पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं व्यापक पर्यावरण। व्यापक पर्यावरण से तात्पर्य उस व्यापकता से है जिसमें तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं से लेकर के व्यापक तौर पर होने वाले पर्यावरण संबंधी कार्य सम्मिलित होते हैं। इनमें अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं आती हैं। व्यापक पर्यावरण के अंतर्गत हम देखेंगे जो अलग अलग संस्थाएं हैं जिसमें सरकारी और
प्राइवेट संस्थाएं भी आएंगी। सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत आप देखेंगे तो बहुत सारे राष्ट्रीय संस्थाएं आती हैं, जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर, भारतीय स्काउट गाइड, डाक एवं तार घर कार्यालय, रेलवे संस्थाएं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय आदि विभाग पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों तथा उनके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो अलग अलग जो सरकारी संस्थान है वो पर्यावरण व्यापक पर्यावरण से संबंधित हैं। इसी प्रकार यूनिसेफ, विश्व खाद्य संगठन आदि ऐसे संगठन हैं जो पर्यावरण की अनेक समस्याओं का निदान एवं समाधान के संदर्भ में जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग जो गवर्नमेंट संस्थान है जो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की जानकारी देते हैं और उसका निदान और समाधान भी ढूंढते हैं। इसके साथ साथ दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी आदि भी पर्यावरण के प्रभावी साधन के रूप में विभिन्न प्रकार के संज्ञान विकसित करने में सक्षम है। यहाँ पर हम देखेंगे कि दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो, जो भी संचार के माध्यम है, इस माध्यम से भी पर्यावरण के जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान हैं वो विकसित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो विभिन्न क्लब, संगठन, पर्यावरण संरक्षण केंद्र भी पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाते हैं। क्लब और संगठन भी पर्यावरण से जो भी रिलेटेड क्लब या संगठन है वो पर्यावरण की जागरूकता के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। व्यापक पर्यावरण में विश्व स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सेमिनार तथा सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। व्यापक पर्यावरण में क्या होता है कि पूरे विश्व स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं या सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोगों को पर्यावरण जागरूकता के विषय में बताया जाता है और जिससे विश्व की जो प्रगति है या विश्व का जो संबंध है प्रकृति के साथ वो बहुत ही अच्छा बने। इन सारी चीज़ों पर सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और जिसमें व्यापक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की बात भी कही जाती है। तो आगे हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारक क्या हैं। पर्यावरण प्रदूषण के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हम देखेंगे बढ़ती जनसंख्या। पर्यावरण प्रदूषण के अनेक कारणों में बढ़ती जनसंख्या वृद्धि में एक प्रमुख कारक है। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि 2015 तक विश्व की जनसंख्या 7.1 अरब से अधिक हो जाएगी। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में वृद्धि हो रही है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें बढ़ती जनसंख्या जो कि पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारक हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतनी आवश्यकताएं होंगी और उतनी ही चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उतनी ही चीज़ें जो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही जो कारखाने चलेंगे उनसे निकलने वाला गंदा कचरा और जो उससे चिमनियों से निकलने वाले धुएं हैं, ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी, पर्यावरण को प्रभावित करेंगी। और इसकी मेन वजह क्या हो रही है? जनसंख्या वृद्धि। तो अनुमान है कि 2015 यहाँ पे जो डाटा है वो जनगणना के अनुसार दिया है। तो यहाँ पर हम देखें 2015 की विश्व की जनसंख्या 7.1 अरब से अधिक हो जाएगी। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में वृद्धि हो रही है। जितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही तीव्र गति से प्राकृतिक संसाधन की बात करें हम तो संसाधनों में कोयला, लोहा, ये सारी चीज़ें जो भी हमें भूमि के अंदर से मिलती हैं, इनका खनन बहुत तेज़ी से हो रहा है। और साथ ही जो प्राकृतिक पर्यावरण है, एक तरह से पेड़ पौधों की कटाई, कहीं कृषि योग्य भूमि के लिए तो कहीं आवास बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो प्राकृतिक संसाधन का दोहन हो रहा है। वन्य जीव, खनिज, जल का बड़े पैमाने पर विनाश होने से पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ने से प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि प्रदूषण में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है और जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ रहा है। अब नंबर 2 हम देखते हैं वन विनाश। पृथ्वी का पूर्व में 70% से अधिक भूभाग वनों से ढका था। आज केवल 16% भूभाग पर वन शेष रह गए हैं। पहले की बात करें तो हम पृथ्वी का 70% भाग वन से ढका हुआ, वन से आच्छादित था,
लेकिन आज केवल 16% वन बचा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मानव जाति के लिए कि वो प्रकृति का दोहन इस कदर कर रहा है कि उसे प्रकृति की बिल्कुल चिंता ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों का पर्यावरण शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका संबंध सीधे व्यक्ति के जीवन से है। व्यक्ति तभी जीवित रह सकता है, व्यक्ति का जो विकास है वो तभी संभव है जब वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रकृति, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे रुष्ट भी हो जाती है कि कहीं पर बहुत अधिक बाढ़ होती है तो कहीं सूखा होता है, तो कहीं पर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप वगैरह आते रहते हैं। तो ये सब प्रकृति की चेतावनी है मनुष्यों के लिए, जो उसका इतनी तीव्र गति से दोहन कर रहे हैं। कृषि भूमि के विस्तार, बस्तियों का निर्माण, चारागाह विस्तार, कच्चे माल की आपूर्ति, परिवहन के साधनों के विस्तार आदि के कारण वन विनाश हो रहा है। इससे ऑक्सीजन की कमी होकर प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं नगरीकरण। नगरों में उपलब्ध सुविधाओं और रोजगार के अधिक अवसरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या नगरों की ओर आकर्षित होती रही है, जिसके कारण नगरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन खेद इस बात का है कि आधारभूत सेवाओं में उसी अनुपात में वृद्धि होने से नगरीय जनसंख्या का बड़ा भाग गंदी बस्तियों में रह रहा है, जिससे नगरीय प्रदूषण बढ़ रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने देश में लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है, उससे जो जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, उस तीव्र गति से जो देश का विकास है वो नहीं हो रहा है। ना ही आज हम देखेंगे तो गाँव में रोजगार की कमी है, जिस वजह से लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और शहरों में जाकर रहने लग रहे हैं, शहरों में जाके रोजगार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तेजी से लोग नगरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, उस तरह से नगरों में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो लोग कहीं ना कहीं झोपड़ी या गंदी बस्तियों में रहते हैं, तो इस वजह से जो नगरीय प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। और हम देखेंगे तो लोगों का जो के लिए जो आधारभूत सेवाएं हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, वो इसीलिए विफल हो रही हैं कि उनका सही ढंग से उपयोग भी नहीं हो रहा है और लोगों को सेवाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। नंबर 4 हम देखते तो बढ़ता औद्योगिकरण। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है। इस तरह से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का भी जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ गया है। तो इस वजह से यह कार्य औद्योगिकरण द्वारा ही संभव था। लेकिन आधुनिक औद्योगिकरण विकास प्रदूषण के कारण मानव के लिए अभिशाप बन गया है। दोस्तों एक तरफ तो मनुष्य विज्ञान के माध्यम से उद्योगों का विकास कर रहा है, औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस औद्योगिकरण की दौड़ में वो अपनी प्रकृति की अवहेलना कर रहा है, प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से प्रकृति को प्रभावित कर रही हैं और प्रकृति का दोहन कर रही हैं, जिससे प्रकृति पर बुरा असर पड़ रहा है। तो बढ़ता जो औद्योगिकरण है वो प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। नंबर 5 हम देखें तो खनन कार्य में वृद्धि। औद्योगिकरण में वृद्धि का प्रभाव खनिज क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। दोस्तों जितनी तरह से औद्योगिकरण तीव्र गति से हो रहा है, तो उसके लिए जो कच्चा माल है या उसके लिए जो भी संसाधन है वो हमें खनन कार्य के द्वारा पूरा करना रहता है। तो खनन कार्य इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि खनिज की जो पूर्ति है वो धीरे धीरे कम हो जा रही है और प्रकृति, ये सारी जो खनिज पदार्थ हैं वो हमें प्रकृति के द्वारा मिले हैं, ये प्रकृति की देन है। तो प्रकृति में इन सब चीज़ों की पूर्ति जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। खनिज, यहाँ पर हम देखेंगे आज खनिजों के दोहन में इतनी वृद्धि हुई है कि खनिज क्षेत्र खोखले हो गए हैं, मतलब धीरे धीरे वो घटते चले जा रहे हैं। गहरी खदानों के कारण धरातल की समरूपता तथा वहाँ की मृदा का विनाश हो गया है, इससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि औद्योगिकरण की वजह से भी प्रदूषण हुआ है, जिससे उसके वहाँ से जो कारखाने हैं वहाँ से निकलने वाला गंदा कचरा जो नदियों को दूषित कर रहा है, सागरों को दूषित कर रहा है और साथ ही
वहाँ से जो धुआं निकल रहा है वो वायु प्रदूषण कर रहा है। तो इस तरह से जो प्रदूषण हो रहे हैं वो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। नंबर 6 हम देखेंगे तो स्वतः चल निर्वातक। आजकल अनेक स्वतः चल वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के स्वतः चलित वाहन जैसे स्कूटर, कार, मोटर एवं रेल इंजन, जेट विमान आदि हैं। इनमें जलने वाले ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के जलने से अनेक से अनेक प्रकार की विषैली गैसें वायुमंडल में आ जाती हैं जो वायु को प्रदूषित कर रही हैं। दोस्तों, अगर हम देखें आज जो वाहन यूज हो रहे हैं, लोग अपनी सुविधा में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए या सामान को पहुंचाने के लिए इन साधनों का तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इन साधनों में जो ईंधन के रूप में कोयला या पेट्रोल या डीजल जलने से अनेक प्रकार की जो विषैली गैसें निकल रही हैं वो वायुमंडल को दूषित कर रही हैं। और वो वायुमंडल जो दूषित हो रहा है वो हमारी ओजोन परत हो या फिर ग्रीन हाउस गैसों का ये सारे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये तरह से हम कह सकते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे जीवन को दूषित कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी पर्यावरण प्रदूषण इन सारी चीज़ों की वजह से भी हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें रेडियोधर्मी पदार्थ। परमाणु बम के विस्फोटों तथा उनके परीक्षणों से निकलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। रेडियो विकिरण से अनेक रोग फैलते हैं। दोस्तों, जो रेडिएशन होता है जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, मोबाइल भी से भी रेडिएशन होता है। और साथ ही जो परमाणु बम है या विस्फोट है जो परीक्षण के लिए तो यूज किए जाते हैं कि, लेकिन एक्चुअल में अगर हम कहें तो ये जो परमाणु बम या सारी चीज़ें जो हमारे लिए सुरक्षा का कार्य करेंगे वो सुरक्षा का कार्य तो बाद में करेंगे, लेकिन उनके परीक्षण से जो प्रदूषण हो रहा है वो हमारे जीवन को पहले ही प्रभावित करेगा। जब हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो ऐसे परमाणु बम बन के क्या करेंगे। और इसी से अगर देखें हम तो जो परमाणु परीक्षण होते हैं उससे जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होते हैं वो अनेक रोग फैलाते हैं और जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। क्योंकि एक जो रोगी व्यक्ति है, कहने का तात्पर्य है कि रोगग्रस्त व्यक्ति कुंठाग्रस्त हो जाता है और वो कुंठा में अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करने लगता है। नंबर 8 हम देखें तो कीटाणुनाशक पदार्थ एवं रोगनाशक दवाएं। आजकल अनेक प्रकार के अवांछनीय कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए अनेक रासायनिक पदार्थ काम में लाए जाते हैं। विषैले पदार्थ कीड़े मकोड़े, कवकों, चूहों, काकरोचों आदि को मारने के लिए बगीचे, नालियों, खेतों आदि में पौधे पर छिड़के जाते हैं। दोस्तों, हम देखें तो जो कीटनाशक होते हैं या रोगनाशक जो दवाएं होती हैं वो भी हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं, पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। आज हम देखेंगे तो हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या कवकों को मारने के लिए या काकरोचों को मारने के लिए जो कीटाणुनाशक पदार्थ है उपयोग करते हैं, या बागीचों में या नालियों की खेतों में या फिर जो भी फसलें हैं उन पर छिड़कने के लिए कीटाणुनाशक दवाइयाँ यूज करते हैं। ये पदार्थ गैस, ठोस तथा द्रव रूप में होते हैं। डीडीटी, क्लोरीन, चूना, गंधक, फिनाइल, पोटेशियम सल्फर डाइऑक्साइड आदि पदार्थों का प्रयोग किया जाता है इनको बनाने के लिए। तो ये पदार्थ मिट्टी, वायु, जल आदि में एकत्रित होकर उन स्थानों को प्रदूषित कर देते हैं। जो प्रदूषण हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम मानवों के शरीर में प्रवेश करता है और वो हमें घातक रूप से प्रभावित करता है और हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। नंबर 9 हम देखें तो उद्योग अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ। आज के औद्योगिक युग में प्रत्येक देश में औद्योगिक इकाइयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत में ही गत 3 वर्षों में कितनी नवीन मिल या कारखाने स्थापित हुए। आज हम देखेंगे तो उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी जनसंख्या वृद्धि की वजह से निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि
धीरे धीरे कारखाने हर हर वर्ष नवीन कारखाने हो रहे हैं। भारत में गत 3 वर्षों में अगर हम देखें तो कितने नवीन मिल या कारखाने स्थापित हुए हैं, जिससे निकलने वाले अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ या जल तथा वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। नदियों के जल में बहने से इनका जल दूषित हो गया है, जिसका बुरा प्रभाव जलीय जीव जंतुओं पर पड़ता है। दोस्तों, जो हम ये अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डालते हैं या जो भी हम कीटाणुनाशक चीज़ें जो नदियों के द्वारा बह कर के जाती हैं, वो जो जलीय जीव जंतु हैं उनको प्रभावित कर रही है। कहीं ना कहीं उनका जो अस्तित्व है वो हमारी वजह से खतरे में है। तो इन सब चीज़ों को जो शिक्षा यहाँ पर हम देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा इन सब चीज़ों का हमें सचेत करती है और इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता भी है कि जिससे लोगों के अंदर जागरूकता है। नंबर 10 हम देखें तो धुआं, उद्योगों, घरों तथा वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प होता है। इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, जिनकी मात्रा में वृद्धि वायु को दूषित कर देती है, दूषित कर सकती है। तो दोस्तों देखेंगे हम धुआं जो कि हमारे उद्योग घरों से निकल रहा है या कारखानों से निकल रहा है या फिर वाहनों से निकल रहा है, और धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है जिससे जलवाष्प होता है। इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, दोस्तों अगर हम देखें ये जो जहरीली गैसें हैं ये वर्षा के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर आती हैं और हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती हैं और इससे बहुत सारे जो संक्रामक रोग होते हैं वर्षा की वजह से। क्योंकि आप देखेंगे जब नए नए इस तरह के प्रदूषण की वजह से जब नई नई बारिश शुरू होती है तो तमाम जो इस तरह के संक्रामक रोग होते हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम देखेंगे ये जो नाइट्रोजन या यौगिक मिले होते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो जहरीली गैसें वायुमंडल में मिली होती हैं, तो ये सारी गैसें जलवाष्प के रूप में हमारी पृथ्वी पर आती हैं वर्षा के रूप में। और ये वर्षा जो है आप देखेंगे ताजमहल को नुकसान, ताजमहल आज पीला पड़ गया है। क्यों पड़ गया है? इन्हीं जहरीली गैसों की वजह से। और जो जहरीली गैसें हैं वहाँ के आसपास के जो भी कारखाने हैं उनसे निकलने वाले जो धुएं या गैसें हैं वो पृथ्वी को एक तरह से पर्यावरण को दूषित कर रही हैं और उस दूषित पर्यावरण की वजह से जो वर्षा हो रही है वो भी क्षारीय हो रही है और उन क्षारीय वर्षाओं के कारण ही जो आपका ताजमहल है वो आज पीला पड़ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है, आपको कहाँ तक इस मेरे प्रयास से आपको सफलता मिल रही है आपके पठन पाठन में। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। जय हिंद।